हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है शबनर क्लासेस में। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका आसाम मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोगों ने जैसे कि प्री एंशियंट हिस्ट्री, फिर इसके बाद मीडिएवल हिस्ट्री और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मॉडर्न असम हिस्ट्री में। तो इसमें जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो भी स्पेसिफिकली जो असम पर्सपेक्टिव से असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको आज कवर अप होने वाला है इस सेशन में। और अदर देन दैट आपने अगर वो वाला सेशन पिछले सेशन अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा ताकि ये वाला सेशन आपके लिए ईजी हो जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो असम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कैसे हुआ? तो शुरू हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ यांडबो। ट्रीटी ऑफ यांडबो क्या है? ट्रीटी ऑफ यांडबो है आपका ब्रिटिश और बर्मिस के बीच एग्रीमेंट हुआ था। ब्रिटिश ने अपने अंदर मतलब अपने कंट्रोल में असम टेरिटरी को ले लिया था। और कौन सा ईयर में ये ट्रीटी हुआ था? ये ट्रीटी हुआ था आपका 24 फरवरी 1826। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ट्रीटी ऑफ यांडबो कौन से ईयर में होता है? 1826। पर आजकल देखेंगे एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है कि 24 फरवरी, तो ये भी याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर देन दैट इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा जो असम का टेरिटरी है मतलब पार्ट रीजन वाइज उन लोगों ने अपना टेरिटरी के अंदर करना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एनेक्सेशन मतलब अपने कंट्रोल में ले लेना, तो ब्रिटिश ने सबसे पहले लोअर असम को अपने कंट्रोल में लिया। कौन से ईयर में? 1828 में। ओके, नेक्स्ट काछड़ को लिया 1832 में। फिर है आपका जैंतिया, इसको 1835 में। फिर अपर असम 1838 में और मुटोक टेरिटरी 1839। ये मुटोक टेरिटरी कौन सी जगह पे? 300 के डिस्ट्रिक्ट जो जिधर है उस जगह में, मतलब आपका ईस्टर्न एकदम ईस्टर्न पार्ट असम का। ओके, तो नेक्स्ट जो है आप नेशनल मूवमेंट देखे होंगे इंडिया में। तो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था उस समय असम का एरिया में उसका इंपैक्ट क्या हो रहा था और उस समय उन सब मूवमेंट का लीडर कौन था असम से, वो वाला हम लोग देखेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असम के लीडर फिर असम में इसका क्या इंपैक्ट वो सब पूछते हैं। तो वो उस असम के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 1857 का जो मूवमेंट था, 1857 का मूवमेंट, उसमें लीडर कौन थे? असम से लीडर थे मनीराम दीवान फ्रॉम असम, ही वाज द लीडर। 1857 का जो रिवोल्ट हो रहा था, सबसे फर्स्ट रिवोल्ट असम मतलब इंडिया में बोला जाता है कि जब ब्रिटिश के अगेंस्ट जो किया था वो किया था 1857 रिवोल्ट। तो उसका जो असम से लीडर थे वो थे मनीराम दीवान। ओके, पर फाइनली ब्रिटिश ने मतलब इस रिवोल्ट को कंट्रोल में कर दिया। पर कंट्रोल में करने के बाद 26 फरवरी 1858 में जो मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने हैंग कर दिया या फिर जेल में बंदी बना दिया। तो उनमें से मनीराम दीवान जो असम के लीडर थे, फिर पियोली बरुआ, इन लोगों को पब्लिकली हैंग मतलब फांसी की सजा दे दी गई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है स्वदेशी मूवमेंट। तो अच्छा, ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट इसलिए हुआ था कि 1905 में जब बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में जब डिवाइड किया गया था, इसके बाद क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। तो उसमें क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, हम लोग को मतलब तोड़ रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हम लोग बोलते हैं। तो उसमें लीडर फ्रॉम असम कौन थे? असम से लीडर थे आपका अंबिकागिरी राय चौधरी, फिर गोविंदा लाहिरी, और फिर जो सुरमा वैली मतलब बराक वैली से लीडर कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। आपने सुने होंगे लाल बाल पाल। तो उसमें से जो पाल है मतलब बिपिन चंद्र पाल, वो कौन सा वैली से थे? सुरमा वैली मतलब बराक वैली, फिर सिलेट, उन सब के लीडर कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। ओके, फिर जो नेक्स्ट सबसे बड़ा मूवमेंट इंडिया में हुआ था वो था आपका नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन नाम से आपको पता चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या? हम लोग मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम लोग आपसे मतलब मिलेंगे नहीं, हम आपसे मतलब आप जो भी इनिशिएटिव करो, कुछ भी करो, हम आपसे मिलकर कुछ इनिशिएटिव नहीं करने वाले, हम अलग ही रहेंगे। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मतलब नॉन कोऑपरेट मतलब हम कोऑपरेट करेंगे नहीं आप लोगों के साथ, वो शुरू किया था। तब वो वाला मूवमेंट शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन से ईयर में? 1920 से 1922 तक। उसमें जो ओमेन लीडर्स थे फ्रॉम असम वो कौन थे? मोंगरी, और उनका दूसरा भी नाम है मालती मैम। उनको सरोजिनी ऑफ असम, ये टाइटल सरोजिनी ऑफ असम कौन सा व्यक्ति ने दिया था? हम लोग का फादर ऑफ इंडियन नेशन किनको बोलते हैं? महात्मा गांधी। ओके, फिर जो बाकी जो ओमेन थी वो थी नालिनी बाला देवी, फिर पुष्पलता दास, और अदर देन दैट गोपीनाथ बोरदोलोई जो फर्स्ट सीएम इंडिपेंडेंट असम के जो बने थे वो कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। उनको भी अरेस्ट किया गया था इस मूवमेंट में, वो पार्टिसिपेट किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वो था कि ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट हमेशा रहेंगे और हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उन लोगों को हम मतलब हमेशा याद दिलाएंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, मतलब बाहर से। पर स्वराज पार्टी बनाया गया है ताकि ब्रिटिश के अंदर भी रह के उन लोगों को सजग करना चाहिए, मतलब जो हम लोग बोलते हैं आज के डेट में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस समय में असेंबली में स्वराज पार्टी का ये मोटिव था कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो असेंबली होता है, जो असेंबली में हम लोग रह के, काउंसिल में रह के, या उन लोग के मतलब मेन इंटरनल मतलब पार्टी मतलब उन लोग के जो सिस्टम है पूरा मतलब ऑफिशियल सिस्टम में रह के हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे या ऑफिशियली प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरनली भी हम लोग वीक कर पाए। तो इसलिए स्वराज पार्टी बनाया गया था। उसमें असम से जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था तरुण राम फुकन, ही वाज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी कौन थे? रोहिणी कुमार चौधरी। ओके, नेक्स्ट जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट देखिए नाम से आपको पता चल रहा है सिविल डिसोबीडिएंट मतलब डिसोबीडिएंट का मतलब क्या है? डिसोबीडिएंट का मतलब कि हम लोग मतलब ओबीडिएंट रहेंगे नहीं, मतलब हम लोग डिसोबीडिएंट मतलब आप जो भी बोलेंगे हम लोग अगेंस्ट रहेंगे। तो इसमें भी सेम ही था नॉन कोऑपरेशन के जैसे कि सिविल डिसोबीडिएंट आप जो कर रहे हैं हम इसके विरुद्ध में है, तो वी आर नॉट ओबेइंग यू। तो इसमें जो असम से जो लीडर थे वो थे तरुण राम फुकन,
और जो इसमें डांडी मार्च जो हुआ था, डांडी मार्च में लीलाधर बरुआ वो पार्टिसिपेट किए थे फ्रॉम आसाम 1930 में जब हुआ था, महात्मा गांधी के साथ वो भी गए थे डांडी मार्च। फिर ओमेन पार्टिसिपेशन, पूरा जो मतलब मूवमेंट्स हो रहा था, इन सब मूवमेंट में ओमेन का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। तो वो वाला सेक्शन अभी हम स्पेसिफिकली देखेंगे, जो लड़के लोग अलग अलग मूवमेंट्स में, स्पेशली आसाम के महिला जो अलग अलग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे 1930 में पुष्पालता दास, शी वाज द यंग सत्याग्रह ज्वाइन बानर सेना एट द एज ऑफ 6। एट द एज ऑफ 6 उन्होंने बानर सेना को ज्वाइन किया था। ओके, फिर है मुक्ति संघ। मुक्ति संघ में कौन सा महिला थी? वो थे सरला सक्सेना, फिर पुनिया प्रभा बरुआ, फिर जोशना मजुमदार। ओके, और जो फाइनली जो लास्ट मूवमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब इंडिया को अभी छोड़ो। ये कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1942 में। अदर देन दैट ये रेजोल्यूशन कब लिया गया था? 7-8 अगस्त में, हमेशा याद रखिएगा। स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त में, 7 से 8 अगस्त। और फिर जो शहीद हुए थे उसमें कौन कौन थे? फ्रॉम आसाम कनकलता बरुआ, मुकुंद कलिता, और अदर देन दैट कुशल कन्वर। ही वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया, पूरा इंडिया से एकमात्र व्यक्ति थे आसाम के जिनको पब्लिकली हैंग किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। मतलब सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको पब्लिकली हैंग किया गया था, वो भी आसाम से, कुशल कन्वर। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी मैक्सिमम चांस है। तो इसके साथ हम लोग का फर्स्ट पार्ट आसाम मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म हुआ है। और ये वाला सेशन आपको कैसा लगा ये बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।